हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर सेक्शंस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। उसमें रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करे थे हमने, बोथ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंडक्टर के बारे में। चलिए इसको शुरू करते हैं। इंडक्टर बेसिकली क्या होता है? इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। आप बोल सकते हो इंडक्टर इज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है, और आप बोल सकते हो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, इंडक्टर शब्द का मतलब है इट इज एन एलिमेंट दैट स्टोर द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इंडक्टर क्या करता है? आप इसको नोट कर सकते हो। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करता है। सरल भाषा में आप चाहो, कभी बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंडक्टर वर्क्स क्या करता है इंडक्टर, तो ऑप्शन में होगा, आप बोल सकते हो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी। और पूछता है इंडक्टर क्या है? इंडक्टर एक है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, और इट स्टोर द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। सरल भाषा में इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इंडक्टर को थोड़ा समझते हैं कि इंडक्टर कैसे आया, कैसे बना, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए एक ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट होता था, जब हम जिसको हमने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th की फिजिक्स क्लास में। ठीक है, उसमें क्या बताया गया था कि अब एक वायर में अगर करंट फ्लो होती है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था, ऑर्स्टेड ने बताया था अगर किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो उसके अराउंड क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं एक वायर ले रहा हूं, उसमें मैंने मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो कर रही है। करंट कैसे फ्लो कर रही है? स्ट्रेट फ्लो कर रही है। तो उसने क्या बोला था? इसके अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाएगा। कैसा होगा, क्या होगा वो नहीं पता, बट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर करंट फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल था, उसका नाम था राइट हैंड थंब रूल। क्या था? राइट हैंड थंब रूल। ऐसे बहुत सारे रूल हैं, स्क्रू रूल और स्विमिंग रूल वगैरह वगैरह, बहुत सारे रूल हैं। हम बहुत सारे रूल पढ़ सकते हैं, अब इसको हम पढ़ेंगे ईएमटी में। बट आप यहां से समझ लो, हम सिर्फ राइट हैंड थंब रूल को देख रहे हैं क्योंकि इससे हम वो चीज को निकालेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल हो गया। अब कैसा लगता है राइट हैंड थंब रूल को? इसको हम देखते हैं। ये राइट हैंड हो गया मेरा। ठीक है, तो करंट कैसे जा रही है? स्ट्रेट। तो अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में और उंगलियों को पकड़ो ऐसे, तार को पकड़ो, तार को पकड़ना है और अंगूठे को रखना है करंट की डायरेक्शन में। तो उंगलियों की डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है ना। तो करंट कैसे जा रही है? ये स्ट्रेट जा रही है, उंगलियां ऐसे कर रही हैं, बोर्ड के अंदर जाएंगी, मूव कर रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो अंदर को जाएगा, ऐसे अंदर को जाएगा और वहां से लौट के ऐसे आएगा, सर्कल गोल घूम जाएगा। मान लो ये है, यहां इसको यहां समझते हैं, करंट ऐसा है, सीधी है, तो करंट को पकड़ लो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड गोल घूम पूरा होगा। ठीक है ना। करंट स्ट्रेट, मैग्नेटिक मूव। अगर आप करंट की डायरेक्शन को क्या कर दोगे? उल्टा चेंज कर दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन होता है जो करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो करंट पे डिपेंड हो रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की, और उस डायरेक्शन को हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो अगर वायर स्ट्रेट है तो करंट की डायरेक्शन भी स्ट्रेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वो सर्कुलर फॉर्म में होगा और हेलिकल फॉर्म में होगा, गोल गोल मूव करता जाएगा। अब हुआ क्या? अब हुआ ये, अब मैंने वायर को सीधा ना करके मैंने वायर को थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में बना दिया, इस तरीके से वायर को मैंने सर्कुलर फॉर्म में
फॉर्म कर लिया, वायर बन गई है, ठीक है ना। इसको मैंने सीधा करके गोल गोल आपका लपेट दिया। अब क्या हुआ, इसमें जो करंट फ्लो करेगी, करंट ऐसे जाएगी, यहां से सीधे जाएगी, घूमेगी, फिर यहां से ऊपर को, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहां से घूम के फिर ये बाहर मिल जाएगी। तो जो करंट है अब वो क्या कर रही है, गोल गोल मूव कर रही है। करंट क्या कर रही है, आपको गोल गोल मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका सिर्फ एक साइड को चेक करूं तो अब क्या है, करंट गोल गोल मूव कर रही है। अब आप उंगलियों को रखो करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को रखो करंट की डायरेक्शन में, तो जो आपका थंब होगा वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है ना। अब यहां करंट गोल गोल घूम कर रही है, तो जो गोल घूम रहा है उंगलियों को रखो करंट की डायरेक्शन में, और थंब क्या बताएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिए करंट, मैग्नेटिक करंट नीचे को जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां लगेगा, उस डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा सीधा। यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या था, गोल गोल मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल मूव रहा था, करंट कैसी थी, स्ट्रेट थी। यहां करंट कैसी है, करंट गोल गोल मूव कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका, स्ट्रेट है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये पोर्शन जहां से ऐसे फील्ड लाइन जा रही है, मान लीजिए, तो जैसे फील्ड लाइन जा रही है, जहां से बाहर निकलती है, ये पोर्शन क्या बिहेव कर रहा है, लाइक नॉर्थ, और ये पोर्शन क्या बिहेव कर रहा है, लाइक साउथ, ठीक है। अब बोलोगे सर इन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, यहां मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घूमता हुआ है, यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। मैग्नेट तो है नहीं बट बिहेव कर रहा है, तो मतलब क्या, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आ गई है, और ये हमारा क्या बन गया, इंडक्टर। इंडक्टर कुछ नहीं है, आपने जो स्ट्रेट तार थी उसको गोल गोल घुमा दिया। गोल गोल इसलिए घुमाया ताकि करंट गोल गोल घूम जाए, और करंट के गोल गोल घूमने से मैग्नेटिक फील्ड जो था हमारा, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया, और उस स्ट्रेट डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहा है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आ गई। ये हो गया हमारा इंडक्टर। अगर करंट सीधी थी तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सर्कुलर था, हेलिकल फॉर्म में था। अगर करंट गोल गोल घूमती हुई जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है हमारा, ये सीधा जाएगा, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन हम निकालते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंडक्टर का। तो इंडक्टर कुछ नहीं है, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, छोटा सा चाहिए, बड़ा सा चाहिए, ठीक है, और आपका साइज जो भी है, वहां पे हम इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक हमारा इंडक्टर हो गया। इंडक्टर क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, करंट जो आप दे रहे हो उसको मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में अपने अंदर स्टोर कर रहा है। कब तक का स्टोर करेगा, जब तक का उसको करंट मिलती रहेगी, क्योंकि जब तक का करंट मिलती रहेगी तब तक का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तब तक का एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एक इंडक्टर के बारे में। मैं इसको थोड़ा रब करता हूं। अच्छा, तो ये हो गया इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है जो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं इंडक्टेंस शब्द। इंडक्टेंस क्या होता है, जैसी जो बातें रजिस्टर के बारे में बताता है, वही बातें इंडक्टेंस इंडक्टर के बारे में बताता है, ठीक है। तो इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या करता है, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। किसी इंडक्टर की प्रॉपर्टी को शो करता है, किसी इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है उसको शो करता है इंडक्टर, ठीक है। कैसे शो करता है, नंबर 1, इंडक्टर, ये किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस ये बताता है। देखो, इंडक्टर तो एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट तो हो गया। इंडक्टेंस ये बताता है कि वो इंडक्टर अपने अंदर कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी है,
है ना, उसकी क्षमता कितनी है, कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एल से। किसे डिनोटेड बाय एल, कैपिटल एल, और उसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। हेनरी को डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। ठीक है, तो इंडक्टेंस, किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस ये बताता है कि भैया ये इंडक्टर अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर कर सकता है। अगर इस इंडक्टर का इंडक्टेंस ज्यादा है, एक का 5 हेनरी है, एक का 10 हेनरी है, एक का कितना है 5 हेनरी है, एक का इंडक्टेंस है 10 हेनरी का, तो आप बोलोगे भैया कि जो 10 हेनरी जिसका इंडक्टेंस है, जिस इंडक्टर का इंडक्टेंस 10 हेनरी है, वो 5 हेनरी से ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। नंबर टू क्या है, किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस उसकी करंट अपोजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी को भी शो करता है। दो बातें दिखा रहा है। पहली बात तो वो ये, आप इसको नोट कर लेना, पहली बात तो वो ये बोल रहा है कि कोई भी इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसकी क्षमता को दिखा रहा है। क्या, इंडक्टेंस। मान लो मेरे पास 2 इंडक्टर हैं, दोनों स्टोर कर रहे हैं, एक 5 का है, कितना है 10 का। तो आप बोलोगे भैया कि जो 5 वाला कम है 10 वाला ज्यादा है, तो 10 वाला 5 वाले से ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा। ये आपका इंडक्टेंस। आप बोले कि ये 10 हेनरी का है, तो 10 हेनरी इंडक्टर विल स्टोर मोर एनर्जी देन द 5 हेनरी इंडक्टर। पहली बात तो ये क्लियर हो गई जो बता दी उसने। सेकंड बात ये है कि किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस ये रिप्रेजेंट करता है, उसकी क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी। करंट अपोजिंग नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अपोजिंग, जो करंट में बदलाव आ रहा है। एक इंडक्टर क्या करता है, अपने अक्रॉस करंट के बदलाव अपोज करता है। वो नहीं चाहता कि उसके अक्रॉस करंट एकदम क्या हो, चेंज हो। उसकी ये अपोज करने का बिहेवियर कौन बताता है, इंडक्टर्स बताता है। ठीक है ना, जैसे कि इंडक्टर में करंट है, करंट बहुत तेजी से बढ़ रही है, बट इंडक्टर नहीं चाहता है कि उसके क्रॉस करंट एकदम चेंज हो। वो चाहता है उसके क्रॉस करंट आराम से क्या हो, चेंज हो। उसका ये बिहेवियर जो वो चाह रहा है कि करंट एकदम राइज ना करे, स्लोली राइज करे, उसका ये बिहेवियर कौन दिखाता है, वो भी इंडक्टेंस ही शो करता है। तो इंडक्टेंस इंडक्टर की 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। एक नेचर ये बताता है उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी के बारे में बताता है, और दूसरा आता है रेट ऑफ करंट चेंजिंग अपोजिंग नेचर। उसका करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करने का जो नेचर है वो इंडक्टेंस बताता है। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इंडक्टर है, इसके क्रॉस वोल्टेज भी है और करंट कितनी है, I, इंडक्टेंस कितना है इसका L। तो वोल्टेज आपको पता फॉर्मूला कितना, V इक्वल टू कितना होता है, L di बाय dt। ये I di बाय dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो di बाय dt इक्वल टू कितना आ गया, V बाय L। तो देखो di बाय dt का जो रिलेशन आ रहा है, ऐसे क्या आ रहा है, इनवर्स। मतलब L जितना ज्यादा होगा करंट चेंज उतना क्या होगा, आपका कम होगा। तो उसका नेचर, उसका ये बिहेवियर कौन बता रहा है, आपका इंडक्टेंस बता रहा है। ठीक है ना, तो यहां से मैं 2 बातें बोल देता हूं कि जितना इंडक्टेंस ज्यादा होगा स्टोरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। जो मैंने आपको बता दिया, 5 हेनरी का है तो थोड़ी कम होगी, 10 है तो ज्यादा होगी। और नेक्स्ट क्या है कि करंट अपोजिंग नेचर जो है वैसा है कि इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट का अपोज उतना क्या होगा, हाई होगा। मतलब क्या, इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट का अपोज उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। करंट का बढ़ना उतना क्या होगा, आपका
कम होगा, करंट उतनी आराम से क्या करेगी, हमारा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दो बातें हैं इंडक्टर के बारे में। किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस हमें दो बातें वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक तो स्टोरिंग कैपेसिटी, कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा, जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा वो स्टोरिंग कैपेसिटी उतनी हाई होगी। और दूसरा ये बता रहा है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट करने का जो नेचर है वो भी हमें इंडक्टेंस बताता है। और वो ये बताता है कि भैया जितना इंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अपोज उतना हाई हो, ज्यादा होगा। एक्चुअली क्या है, ऐसा क्यों होता है कि जिसका इंडक्टेंस हाई होता है उसका ये अपोज होता है? इट इज बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। इट इज बिकॉज ऑफ लेंज लॉ की वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना, आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हुआ कि इंडक्टेंस हाई है तो रेट ऑफ करंट चेंज बहुत कम होगा, करंट नहीं बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ जब हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मशीन में भी पढ़ेंगे, मशीन पूरी मशीन इस पे बेस है, उसके साथ जब हम ईएमटी पढ़ेंगे तो उसको हम वहां पे थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, अभी आप समझ जाइए कि किसी भी इंडक्टेंस का इंडक्टर हमें ये बताता है। अच्छा, और इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? हेनरी होती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इंडक्टर के कुछ फॉर्मुलेज को यहां पे देख लेते हैं कि दो तीन फॉर्मुलेज हैं, इसको हम देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, तो मेरे पास एक इंडक्टर है। ठीक है, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस एल हो गया मान लें। ठीक है, अच्छा होता क्या है, जब किसी वायर में करंट, मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो करती है तो क्या होता है, मैं एक नॉर्मल लेता हूं, एक वायर लेता हूं, इसका सिंगल टर्न है, यहां पे एक सिंगल टर्न है। अब किसी वायर में सिंगल टर्न ऐसे हो गया। अब मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे जा रही है और यहां से ऊपर जा रही है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसके अंदर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, फ्लो करती है। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल टर्न से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। ठीक है, अब यहां पे बहुत सारे टर्न्स है, क्या बोलते हैं, बहुत सारे टर्न्स है, मेरे पास एन टर्न्स है। क्या है? एन टर्न्स। एक सिंगल टर्न से फ्लक्स कितना है, 5 है। एन टर्न्स हो गए, क्या हो गए, एन टर्न्स। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द इंडक्टर कितना हो जाएगा, 1 से 5 है, अगर एन है तो कितना हो जाएगा, एन इंटू 5। इस पूरे टर्म को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। डिनोट करते हैं लैम्डा। लैम्डा होता है फ्लक्स लिंकेज। क्या होता है? फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज। टोटल फ्लक्स किसी इंडक्टर से कितना आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। जो यूनिट फ्लक्स की होती है वह यूनिट इसकी भी होती है। दोनों की यूनिट क्या होती है, वेबर ही होती है। क्या होती है? वेबर। ठीक है ना, बट ये बताता है टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स। अगर एक सिंगल टर्न है तो 5 होगा, अगर मल्टी टर्न है तो n इंटू 5 और वो लैम्डा हो गया। अच्छा, जो भी यहां टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा सबसे मिला के वो हो रहा होगा लैम्डा, और लैम्डा कितना है, इंटू 5। जो ये लैम्डा होगा ये प्रोपोर्शनल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यहां से जितना टोटल फ्लक्स आ रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। क्यों? जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करेगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा हमारा फ्लक्स होगा, और उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज होगा। ठीक है ना, इसलिए जो फ्लक्स लिंकेज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम यहां पर हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम क्या है, एल। एल क्या हो गया हमारा, इंडक्टेंस। तो अगर इसको नीचे ले आऊं तो यहां से एल का फॉर्मूला बन गया लैम्डा अपॉन आई। लैम्डा अपॉन आई, और लैम्डा को क्या लिख सकते हो आप, n5, तो फॉर्मूला बन गया n5 बाय आई। तो इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है जो हम इसको लिखते हैं, फॉर्मूला होता है n5 बाय आई। n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, 5 क्या हो गया फ्लक्स, और i क्या हो गया ये।
और एल यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, और वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द इंडक्टेंस। ठीक है ना, तो ये एक इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया जो हमने यहाँ पे आपका लिख लिया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू n हमारा फ्लक्स लिंकेज हो गया। अच्छा मैं ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। इंडक्टर का एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी हम लिख लेते हैं एक बार। ये फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला कंपैरिजन है। ये फॉर्मूला एक रिलेशन वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला क्या एक रिलेशन फॉर्म कर रहा है लैम्डा और आई में, उससे निकला है। अब हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो डायमेंशन का फॉर्मूला है आपका। ठीक है, जैसे देखो अगर हम पढ़े रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I होता है ना। ये फॉर्मूला ये रिलेशन वाला फॉर्मूला है आपका, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज कितनी थी, करंट कितनी थी, और आपने एक रिलेशन फॉर्म करके आ निकाला। और एक फॉर्मूला हम लिखते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला है, उसके नेचर स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। ये फॉर्मूला कंपैरिजन वाला फॉर्मूला। उसी तरह जो ये फॉर्मूला लिखा है L इज इक्वल टू n5 बाई, कंपैरिजन वाला फॉर्मूला है। हमने अब हम लिखते हैं इसका डायमेंशन वाला फॉर्मूला। तो जो डायमेंशन वाला फॉर्मूला होता है इंडक्टर का, L इक्वल टू होता है न्यू n स्क्वायर a बाय एल, म्यू n स्क्वायर a बाय एल। और यूनिट कितनी होगी, अगेन हेनरी। यूनिट क्या होगी, हेनरी। ठीक है, अच्छा L क्या है देखते हैं। व्हाट इज L? L इज द एवरेज लेंथ। L क्या है इसकी, एवरेज लेंथ ऑफ द इंडक्टर, एवरेज लेंथ ऑफ द इंडक्टर, एवरेज लेंथ ऑफ द इंडक्टर। इसकी एवरेज लेंथ यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है उसको हम एवरेज लेंथ बोलते हैं। एवरेज लेंथ बोलते हैं बिकॉज ये स्ट्रेट करोगे तो लंबी जाएगी, हमें देखना है कि एंड पॉइंट से एंड पॉइंट कितनी है। ठीक है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसकी एवरेज लेंथ हमारी कितनी होगी, एल फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा अगला एन तो आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। एन डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्न्स, एन डिनोट्स क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ए डिनोट करता है एरिया ऑफ द टर्न, एरिया ऑफ द टर्न। जो टर्न है ना ये, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी फील्ड लाइन फ्लो करेगी, जितना ज्यादा क्या होगा, एरिया होगा, उतनी फील्ड लाइन क्या करेंगे, आपका फ्लो करेंगे। तो जो देखो मान लेते हैं मेरे पास देखो एक कॉइल ऐसी है, एक कॉइल ऐसी है, तो इसका एरिया क्या है, हाई है, ज्यादा है, इतना है, और इसका एरिया क्या है, छोटा है। तो एरिया जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा फ्लो करेगी, इंडक्टेंस उतना क्या होगा, ज्यादा होगा हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एरिया डिनोट कर रहा है वो डिनोट करता है इस टर्न का, एक सिंगल टर्न का एरिया कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया को उतनी फील्ड लाइन क्या करेंगी, पास करेंगे। ठीक है, तो एन स्क्वायर एरिया हो गया, सॉरी एन स्क्वायर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, ए हो गया एरिया, एल क्या हो गया, एवरेज लेंथ। अब लास्ट आता है म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू को बोलते हैं परमेबिलिटी, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अभी किस मीडियम की बात हो रही है भाई, ये बात हो रही है इस टर्न के अंदर की मीडियम की, इस अंदर के मीडियम की परमिएबिलिटी की बात हो रही है। तो इसका जो इंडक्टर के कॉइल के अंदर, इंडक्टर के अंदर का जो मीडियम है उसकी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी हम डिनोट करते हैं म्यू से। अब इस परमिएबिलिटी शब्द का मतलब क्या है मैं इसको बताऊंगा अभी आगे। अभी आप इसको लिख लीजिए कि इसका मतलब क्या डिनोट करता है। म्यू शो करता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनसाइड द कॉइल, और इनसाइड द इंडक्टर ऑफ द मीडियम, इनसाइड द क्या, इनसाइड द है इंडक्टर, इनसाइड द इंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारा म्यू हो गया। अब जो ये म्यू होता है इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू
अभी म्यू आर क्या होता है? म्यू आर होता है, म्यू आर क्या होता है? ये म्यू आर होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द एयर और फ्री स्पेस, ऑफ द एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम, और वैक्यूम, ठीक है ना। हवा की या फ्री स्पेस की या वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कितनी है उसको डिनोट करता है म्यू नॉट से। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कि एग्जाम में आती भी है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई हेनरी पर मीटर, और मिनट क्या पड़ता है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम, और म्यू हो गया एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनसाइड द इंडक्टर, ठीक है। और दूसरा टर्म होता है म्यू आर। म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अगर आपको नहीं रहा तो मैं इसको एक बार दोबारा ये बोल दूंगा, या मैं उसको ऊपर लिख देता हूं। हाँ, यहां लिख देता हूं, म्यू आर इक्वल टू क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ द मीडियम, ठीक है, इनसाइड द इंडक्टर। इंडक्टर के इनसाइड की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू आर से। ध्यान देना है, म्यू की यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। म्यू की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम की यूनिट कितनी होती है? हेनरी पर मीटर। इसकी भी यूनिट यही होती है हेनरी पर मीटर, उसकी भी वैल्यू इतनी होती है, पर म्यू आर की कोई वैल्यू नहीं होती है। म्यू आर की कोई वैल्यू हमारी नहीं होती है, ठीक है। ये 3 टर्म हो गया, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनसाइड द इंडक्टर, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये ठीक है। और म्यू आर हो गया रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनसाइड द इंडक्टर। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।